अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द न्यू वीडियो। अच्छा सर, इस वीडियो के अंदर हम लोग इंस्पेक्टर एंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो देखेंगे और उनको हम डिटेल के अंदर उनके जो आंसर्स हैं उनको रेफरेंसेस के थ्रू देखेंगे एक्ट्स में। और उसके अलावा जो कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं कि सर ये इस टर्म का क्या मतलब है, और हम जो ना उसको नहीं ग्रेस कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और एमसीक्यूज़ के थ्रू हम एक रोल बैक करेंगे हम, क्योंकि एमसीक्यूज़ हम एट लास्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ टाइम दूंगा उस टाइम के अंदर आप जो एमसीक्यू का आंसर गैस करेंगे। इन केस आप आंसर सही होता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो हम उसके बाद उसका रेफरेंस भी देख रहे होंगे। तो सर ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि हमने पहले इस तरीके से सॉल्व नहीं किए। नॉर्मली एमसीक्यू रीड करने के बाद हम उसके आंसर्स को ही देख रहे होते हैं, गैस कर रहे होते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको रीजनिंग पता चल रही होगी, जस्टिफिकेशन पता चल रही होगी। तो स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर आपने करना ये है कि इस वीडियो को प्रॉपर देखना है, पूरी तरीके से देखना है, क्योंकि दिस विल ब्रॉडन योर नॉलेज। ठीक है, जो हम एक्ट्स के अंदर से चीज़ें क्रॉस रेफर कर रहे होंगे वो इससे पहले मैंने वीडियो के अंदर नहीं किया। और जो कमिंग फॉरवर्ड हम एक्ट्स और बेयर एक्ट्स को देख रहे होंगे तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। देयरफॉर यहाँ पे हम रोल बैक कर होंगे तो एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी से मैंने अडॉप्ट किया आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली उनको लाइक भी किया करें, शेयर किया करें, और अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो कमेंट्स भी किया करें। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ इस वीडियो को देखने के। वो ये कि हर एमसीक्यू रीड करने के बाद और उसके जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो रीड करने के बाद मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा। आपने उसमें गैस करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि अपने पास कोई जो बुक है या कुछ और आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे ना देखें, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको एक मिस्टेक करने का मौका मिलेगा। जब आप मिस्टेक करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, कि आपको चीज़ बाद में याद रहेगी। अगर आप क्रॉस मैच करेंगे, क्रॉस रेफर करेंगे और आंसर सही करेंगे तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस कि मैं आपको टाइम दूं या ना दूं, ठीक है। तो आप कुछ उससे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, द a tax that takes a larger percentage from high income earners than it does from low income earners is called A. Proportional tax, B. Progressive tax, C. Regressive tax, D. Suppressive tax। और इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्रेसिव टैक्स। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स बेसिकली है क्या। अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज वन वेयर द एवरेज टैक्स बर्डन इंक्रीजेज विद इनकम। High income families pay a disproportionate share of the tax burden, while low and middle income taxpayers shoulder a relatively small tax burden। इस स्टेटमेंट को अगर हम एक नटशेल में देखें तो इसका मतलब यह है कि जो हाई इनकम फैमिलीज होती हैं वो एक ग्रेटर शेयर पे कर रही होती है टैक्स का, और जो लो और मिडिल इनकम टैक्स पेयर्स होते हैं वो रिलेटिवली स्मॉल बर्डन बेयर कर रहे होते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, क्या उनके जो रेट्स अप्लाई होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं या इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर जिस तरीके से इनकम बढ़ रही होती है और जिस तरीके से उनकी वेल्थ बढ़ रही होती है उसके ऊपर टैक्स भी उसी हिसाब से लग रहा होता है, मीन्स कि उनका इंक्रीजिंग रेट होता है। लेकिन एक मॉडल हमारे पास होता है रेग्रेसिव टैक्सिंग का। रेग्रेसिव टैक्स के अंदर क्या होता है कि जब इनकम बढ़ रही होती है तो उस टैक्स होता है उसके ऊपर एप्लीकेबल वो डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोग्रेसिव टैक्स को देख रहे हैं। देयरफॉर जो हमारा एमसीक्यू है वो पूछता है कि टैक्स दैट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज फ्रॉम हाई इनकम अर्नर्स, ठीक है। तो हाई इनकम अर्नर्स से वो लार्जर परसेंटेज क्लेम कर रहा है, इट मीन्स कि वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। Which from the following is not an indirect type of tax? Option A income tax, option B sales tax, option C custom tax, option D federal excise duty। और इसका आंसर है ए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स और डायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स के अंदर डिफरेंस क्या है, तभी हम इस चीज़ को प्रॉपरली
जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में फ़र्क क्या है, कस्टम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स. A direct tax is one that the taxpayer pays directly to the government. These taxes cannot be shifted to any other person or group. An indirect tax is one that can be passed on or shifted to another person or group by the person or business that it owes. Ultimately, individual pay almost all taxes. डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स जो है टैक्स पेयर खुद गवर्नमेंट को पे ऑफ कर रहा होता है. मींस कि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करता है कौन, के जो टैक्स पेयर होता है जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी इनकर होती है, वही गवर्नमेंट को अपने रिटर्न के थ्रू टैक्स जमा करवा रहा होता है. लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो पास ऑन हो जाता है टू द नेक्स्ट पर्सन. मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई सेलर है, उसने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल किया किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो जो अपना सेल्स टैक्स इनपुट उसने टैक्स पे किया होगा वो आगे ट्रांसफर कर देगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को. और डिस्ट्रीब्यूटर जो अपना इनपुट टैक्स होगा वो आगे ट्रांसफर कर देगा किसको, होलसेलर को. तो देयरफॉर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो पास ऑन हो जाता है टू द नेक्स्ट पर्सन, और अल्टीमेटली उसको कौन पे ऑफ कर रहा होता है, इंडिविजुअल पे ऑफ कर रहा होता है, ठीक है. लेकिन दोनों केसेस के अंदर पे ऑफ जो करते हैं अमाउंट वो इंडिविजुअल ही कर रहा होता है. लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ पेमेंट का जो मेथोडोलॉजी मोड है वो डिफरेंट हो जाता है, जो टैक्स पेयर बंदा होता है वो चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है. MCQ 3. The sales tax paid at any stage does not exceed dash percentage of total sales price of the supplies. Option A 15%, option B 16%, 17% या 18%. और इसका करेक्ट आंसर है 17%. ये 17% हमने किस तरह डिटरमिन किया, कहाँ लिखा हुआ है ये, तो सर हम एक्ट में देखते हैं कि सेल्स टैक्स एक्ट हमें इस बारे में क्या कहता है. सेक्शन 3 ऑफ द सेल्स टैक्स हमें बताता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी चार्ज, लेवाइड एंड पेड अ टैक्स नोन एज द सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17% ऑफ द वैल्यू ऑफ. पुलिस ने बताया हुआ है कि किस वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो 17% के ऊपर है. तो 17% हमें कौन बताता है, सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन 3 हमें ये बताता है, ये डिफाइन करता है कि 17% जो है वो सेल्स टैक्स हम लगाएंगे किसके ऊपर, वैल्यू के ऊपर, टैक्सेबल सप्लाईज पे, और मजीद वो एलोबरेट करता है. MCQ 4. इनकम टैक्स इज लेवाइड जनरली ऑन द नेट इनकम, B ग्रॉस इनकम, C gross income less net income, D any of the above. और इसका करेक्ट आंसर है नेट इनकम. बेसिकली नेट इनकम क्या होती है कि जो हमारी ग्रॉस इनकम होती है, जो टोटल रेवेन्यू फॉर द पीरियड हमने अर्न किया होता है, उसमें से कुछ डिडक्शंस अलाउड होती हैं इनकम टैक्स के अंदर. तो वो डिडक्शंस लेस करने के बाद हमारे पास कुछ एक अमाउंट आता है जो कि हमारी नेट इनकम होती है. नेट इनकम के ऊपर फिर हम जो अपनी टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट करते हैं. देयरफॉर ऐसा नहीं होता कि जो भी अमाउंट हमने अर्न किया है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है फ्रॉम ऑपरेशंस, वो उसके ऊपर टैक्स लगे, इनकम टैक्स, ठीक है, ऐसा नहीं होता. बल्कि कुछ ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें बताता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें डिडक्ट करने के लिए अलाउ करता है. तो वो डिडक्शंस लेस करने के बाद हमारे पास जो नेट इनकम आती है उस पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है. नंबर 5, कैपिटल वैल्यू टैक्स. कैपिटल वैल्यू टैक्स इज लेवाइड ऑन ट्रांजेक्शंस ऑफ A मूवेबल प्रॉपर्टी, B इमूवेबल प्रॉपर्टी, C पेरिशेबल प्रॉपर्टी या D डैमेज गुड्स. और इसका करेक्ट आंसर है B इमूवेबल प्रॉपर्टी. बेसिकली कैपिटल वैल्यू टैक्स जो होता है वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लग रहा होता है. दैट इज़ जो हम प्लॉट्स वगैरह सेल या परचेज कर रहे होते हैं, या कोई रेजिडेंशियल हमारा हाउस होता है वो हम सेल परचेज कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर 2% जो है वो कैपिटल वैल्यू टैक्स लग रहा होता है, और जो कि हम पे कर रहे होते हैं अपने फेडरल गवर्नमेंट को, ठीक है. तो यहाँ पे कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स है जो कि हम पे ऑफ कर रहे होते हैं एट द रेट ऑफ 2%.
लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे। 6. विच ऑर्गेनाइजेशन इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट कस्टम्स ड्यूटी इन पाकिस्तान? ए नैब, बी एफबीआर, सी स्टेट बैंक, डी कॉमर्स मिनिस्ट्री। और इसका करेक्ट आंसर है बी एफबीआर। द एफबीआर एक्ट वॉज प्रोमलगेटेड इन ए 2003, बी 2005, सी 2007 और डी 2009। और इसका करेक्ट आंसर है सी 2007। The current year 2021 tax to GDP ratio in Pakistan is A 11.4%, 15.4%, 21.4% or 25.4%. और इसका करेक्ट आंसर है A 11.4%। बेसिकली टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो हमारा, जब हम ईयर एंड हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिजिकल ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेड हमारे पास प्रूफ आ जाता है कि फॉर द ईयर हमारे पास टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है। अब इस हवाले से मैं आपको एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन शेयर करता हूँ कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो के अंदर कुछ लोग कंफ्यूज थे कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे उस बारे में आपको मैं बताता हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है और उसको हम कंपेयर करते हैं जो डिफरेंट हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे। अ टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज अ गेज ऑफ अ नेशंस टैक्स रेवेन्यू relative to the size of its economy as measured by the gross domestic product. The ratio provides a useful look at a country's tax revenue because it reveals a potential taxation relative to the economy. It also enables a view of the overall direction of a nation's tax policy as well as international comparisons between the tax revenues of different countries. बेसिकली टैक्स जो है वो आपका एक रेवेन्यू है फॉर हमारी स्टेट। फेडरल जो है वो कितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है अगेंस्ट के उसकी टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी है, उसकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है फॉर द फिजिकल ईयर वो कितनी है और उसके अगेंस्ट उसने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये रेशो हमें क्या बताता है? दिस रेशो प्रोवाइड्स अ यूजफुल लुक एट अ कंट्रीज टैक्स रेवेन्यू बिकॉज इट रिवील्स पोटेंशियल टैक्सेशन रिलेटिव टू द इकोनॉमी। मतलब कि टोटल इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हुई है और उसके अगेंस्ट कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है। मिसाल के तौर पे कि पूरी इकोनॉमी के अंदर 100 मिलियन का सर्कुलेशन हुआ है, किसका फ्लो हुआ है? प्रोडक्शन का, मनी सप्लाई का। लेकिन उसके अगेंस्ट टैक्सेशन कितनी जनरेट हुई है फेडरल को, उसके बारे में जो मेजरिंग टूल है वो हमारा होता है टैक्स टू जीडीपी। इट ऑल्सो इनेबल्स अ व्यू ऑफ द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ अर नेशंस टैक्स पॉलिसी। जो नेशन की टैक्स पॉलिसी होती है उसके हवाले से भी एक ओवरऑल लुक देती है कि पता चलता है कि यार हमारी जो टैक्सेशन है वो कितनी डिपेंडेंट है हमारे इकोनॉमी के ऊपर और कितना टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज इंटरनेशनल कंपेरिजन बिटवीन द टैक्स रेवेन्यूज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जाहिर है जब हम एक रेशो ओवरऑल लेवल के ऊपर हम नेशनल लेवल के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट विल बी इजी कि जो दूसरे कंट्रीज अपना जो टैक्स टू जीडीपी रेशो कंपेयर कर रहे होंगे उनसे हमारा एक मवाजना हो सकता है, उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितने हमसे बेटर ऑफ हैं या वर्सन ऑफ है और हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। सेकेंड बुलेट में पाकिस्तान का ओवरऑल जीडीपी को मैंने कंपेयर किया है डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज से। बुलेट पॉइंट कहता है पाकिस्तान ओवरऑल टैक्स टू जीडीपी रेशियो हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट एट अराउंड 10 to 11%, जो अभी हम देख चुके हैं 11.4% था। और सो एंड इन फैक्ट हैज शोन अ डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स। टुडे पाकिस्तान हैज अ लोअर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज लाइक श्रीलंका जिसका 13% है, इंडिया 16% पे है, इंडोनेशिया 15% पे है, मलेशिया 14% पे है, थाईलैंड 17% पे है, फिलीपींस 14% पे है और साउथ कोरिया 16% पे है। देयरफॉर टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ तो पाकिस्तान का लोएस्ट है।
for the past few years, FBR is collecting rupees dash billion each year on average. A 3000, B 4000, C 5000 या D 6000. और इसका करेक्ट आंसर है B 4000. इस MCQ से रिलेटेड जो डेटा रिलायबल सोर्सेज से मुझे अवेलेबल था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. FBR का जो कलेक्शन ट्रेंड है उसको हम देखें तो FBR 2013-14 फिजिकल ईयर से लेकर और 2019-20 तक, ये अगर आप टोटल इसका देखते हैं यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ, तो आपको पता चलता है कि 2013-14 में 2.25 ट्रिलियन जो है पाकिस्तान ने कलेक्ट किया था फ्रॉम FBR. उसके बाद वो एक इंक्रीजिंग पेस के साथ अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है. और लास्ट में पाकिस्तान ने 2019 और 20 के अंदर 3,997 बिलियन कलेक्ट किया था. देयरफॉर ये एक बिल्कुल रिलायबल सोर्सेज से मैंने आपको साथ डेटा शेयर किया है. MCQ के अंदर क्योंकि हमारे पास होल सम में फिगर्स थी, देयरफॉर 3000 हमारे लिए एक अंडर एस्टिमेट हो जाता. हमारे लिए जो करेक्ट आंसर है वो 4000 इसी वजह से है. सेकंड ग्राफ हमें शो करता है पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो. यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2013-14 से अगेन 9% था, उसके बाद 14 से 15 9.4% था, 15 से 16 10.7%, अगेन 10.6%, 11%, 10%, 9. तो समहाउ 10 से 11% हमारा ऑन एवरेज टैक्स टू GDP रेशो रहा है प्रीवियसली. Which of the following tax type has the largest contributions to the total tax collection? A. Income tax, B. Direct taxes, C. Custom tax और custom duty और D. Sales tax. और इसका करेक्ट आंसर है D. Sales tax. 11. Taxable supply means a supply of taxable goods. The supply of taxable goods does not include taxable supply made by an dash importer, ट्रांसपोर्टर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर. और इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्टर. टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन हमें कहाँ मिलती है सर? टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन हमें डेफिनेशंस का जो सेक्शन है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, वहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई को प्रॉपर्ली डिफाइन किया हुआ है. टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर इंक्लूडिंग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर or retailer other than a supply of goods which is exempt under section 13 and includes a supply of goods chargeable to tax at the rate of 0% under section 4. 12. Which from the following transactions do not constitute taxable supply? A. Supply of exempt goods, B. Supply of goods chargeable to tax at the rate of 0%, C. Supply made by an importer या D. Supply made by a banker. और इसका करेक्ट आंसर है डी. सप्लाई मेड बाय अ बैंकर. तो सर टैक्सेबल सप्लाई भी हम प्रीवियसली देख चुके हैं, उसको हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर इंक्लूडिंग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर. तो यहाँ पे कहीं भी बैंकर का जिक्र नहीं है. दैट मीन्स कि बैंकर ने जो भी सप्लाई की होगी, ओरिजिनली बैंकर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे हम ऑलरेडी बात ही गुड्स की कर रहे हैं, मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स. तो देयरफॉर बैंकर का गुड्स सप्लाई करना एक ऑटोमेटिकली एक नलीफाई हो जाती है चीज़. तो यहाँ पे लॉजिकल भी नहीं है और करेक्ट आंसर भी नहीं है. 13. Zero rated supply means a taxable supply which is charged to tax at the rate of 0%. Which section of the Sales Tax Act 1990 elucidates the goods that are chargeable to tax at the rate of 0%? A. Section 4, B. Section 10, C. Section 13, D. Section 17. और इसका करेक्ट आंसर है
सेक्शन 4 क्या कहता है सर? यहाँ पे मैंने आपके सामने सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन 4 सामने रख दिया है। अब हम इसको रीड करते हैं। Notwithstanding the provision of section 3, except those subsection 1A, the following goods shall be charged to tax at the rate of 0%। मतलब कि सेक्शन 3 के अंदर जो प्रोविजंस हमें प्रोवाइड की गई हैं उनको बनाए तक रखते हुए जो गुड्स यहाँ पे बताई गई हैं उनके ऊपर ज़ीरो रेट लगेगा। सेक्शन 3 के अंदर हमें चार्जेबिलिटी सेक्शन में हमें बताया गया कि 17% का रेट एप्लीकेबल है, लेकिन सेक्शन 4 हमें बताता है कि वो गुड्स जिनके ऊपर टैक्सेबल सप्लाईज तो वो काउंट होंगी लेकिन उनके ऊपर ज़ीरो रेट लगेगा। वो कहता है ए के अंदर गुड्स एक्सपोर्टेड और द गुड्स स्पेसिफाइड इन द 5th शेड्यूल, मीन्स कि जो गुड्स एक्सपोर्ट हुई हैं या वो गुड्स जो कि 5th शेड्यूल के अंदर हैं वो हमारी ज़ीरो रेट के ऊपर टैक्स होंगी। बी, सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन अब्रॉड अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 24 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1969। यानी कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर वो गुड्स या वो स्टोर्स प्रोविजंस जो कि पाकिस्तान से बाहर गई हैं उनके ऊपर ज़ीरो रेट अप्लाई होगा। सी, सच अदर गुड्स एज द फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट वेन एवर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट टू टेक इमीडिएट एक्शन फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिजास्टर, नेशनल फूड सिक्योरिटी इन एमरजेंसी सिचुएशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स। और सी के अंदर वो फेडरल गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है कि वो जो गुड्स चाहता है उनको ज़ीरो रेट के ऊपर एप्लीकेबल कर सकता है।